हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैप्टर 2 आपका यहाँ पर चल रहा है सॉल्यूशन यानी विलयन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो विलयन में आपने बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ ली हैं। विलयन क्या होता है, उसके अवयवी घटक क्या होते हैं, उसके प्रकार आपने यहाँ पर देखे थे। साथ ही साथ सांद्रता की बात की थी, मात्रात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से। मात्रात्मक रूप से आपने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता को व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी, मोल फंक्शन की बात की थी। इन सब के आपने न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। देन हमारा सॉल्युबिलिटी पर हम लोग आए थे, यानी विलेयता क्या होती है। फिर ठोसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता हमने पढ़ी, उनको प्रभावित करने वाले कारक देखे। और इसी में गैसों की द्रव में विलेयता में हमने एक इम्पॉर्टेंट लॉ देखा, हेनरीज लॉ जिसे कहा जाता है। उसको अच्छे से पढ़ने के बाद फिर हम किस पर आए थे, राउल्ट्स लॉ पर आए थे। और हमारा राउल्ट का नियम चल रहा था, जो हमने दो वाष्पशील द्रवों के लिए देखा और अवाष्पशील द्रवों के लिए, अवाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक के लिए भी देखा। ठीक है ना। तो लास्ट सेशन में एक न्यूमेरिकल भी मैंने आपको उसका दिया था, आपने वो किया होगा। तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। ये हमने अवाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक के लिए आपका राउल्ट का नियम यहाँ पर देखा, जहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जो शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब होता है वो उसके द्वारा बने, उसके और अवाष्पशील विलेय के द्वारा बने हुए विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि आपके विलयन में क्या है, एक वाष्पशील द्रव है जिसे विलायक कहा गया है और एक अवाष्पशील विलेय है। तो सिर्फ वाष्पशील द्रव ही क्या कर रहा है आपका, या वाष्पशील विलायक जो है वो क्या कर रहा है, उसका ही वाष्प दाब वहां पर है। और उसका वाष्प दाब भी अब क्या हो गया है, कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि सतह पर जब आप शुद्ध विलायक की बात कर रहे थे तो सतह पर वहां पर सिर्फ विलायक के ही आपके अणु दिखाई दे रहे थे, जो कि यहाँ पर वाष्पीकृत हो रहे हैं। यहाँ पर सतह पे क्या हुआ, सेकेंड वाले पिक्चर में जो विलयन का दिखाया गया है, वहां पर आपका अब सतह पर विलायक के अतिरिक्त विलेय के अणु भी आ गए हैं, तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाएगा। यहाँ पर विलयन में विलयन का वाष्प दाब बराबर क्या है, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, विलायक का विलयन में वाष्प दाब जो है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस तरह से विलेय क्या कर रहा है, वाष्प दाब को कम कर रहा है। समझ रहे हैं? वाष्प दाब आपका कम हो गया विलेय की मात्रा के कारण। किसके कारण? विलेय की जो मात्रा होगी उस विलयन में, उसके कारण वाष्प दाब आपका अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। उसके नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी विलेय की प्रकृति क्या है उस पर निर्भरता नहीं है वाष्प दाब की, निर्भरता किस पर है, उसकी मात्रा पर। तो ये हमने राउल्ट का नियम इसके लिए निकाला था यहाँ पर, जिसके लिए अलग अलग प्रकार की इक्वेशंस हमने देखी थी। ये आपका आरएलवीपी आया था, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना आपका लो आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या है, पहले शुद्ध में आपके पास कितना था, P1 नॉट था, और अब क्या हो गया है, P1 नॉट माइनस P1 हो गया है, यानी डेल्टा P। तो इस प्रकार से ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, जिसे आप P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट भी कह रहे थे। तो किसी विलयन के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन आ रहा है, जो कमी आ रही है वाष्प दाब में, वो उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगी। ठीक है, यही हमने कहा कि जितना अधिक आपका विलेय की मात्रा होगी उसी प्रकार से या उसी पर आपका क्या निर्भर करेगा कि वाष्प दाब में कितना अवनमन हो रहा है, कितनी आपकी कमी आ रही है। ओके, अवनमन का मतलब यहाँ पर कमी आने से है, कमी तो आ रही है वाष्प दाब में। पहले आपका विलयन का वाष्प दाब, विलायक का जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब वो P1 नॉट था आपका, देन क्या हो गया, P1 हो गया। हमने बोला P1 नॉट आपका ज्यादा है, P1 कम है, तो यानी कमी आ रही है। तो वो कमी को ही हम बता रहे हैं आपेक्षिक अवनमन, जो उसका पहले आपका वाष्प दाब था उसके सापेक्ष हम उसको देख रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने राउल्ट के लॉ को समझा था। उसकी बात करते हैं। 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब
23.8 mmHg है 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया, that is your NH2CO NH2, घोला जाता है इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं, एक तो वाष्प दाब बताना है जल का, इसके आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोवरिंग जो है, का परिकलन कीजिए। ये आपका प्रश्न था 298 केल्विन ताप पर, ठीक है, वो आपका तापमान है। जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब, ठीक है, जिसको आप T1 नॉट मान रहे थे, वो कितना है 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में, 850 ग्राम क्या है, उसका गिवन मास है, जो दिया गया द्रव्यमान है, W1 जिसे आप मान रहे थे, ठीक है, वो 850 ग्राम है, में 50 ग्राम यूरिया, W2 क्या है आपकी 50 ग्राम है, ओके, घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। चूंकि आपको यहाँ पर क्या दिया गया है 850 ग्राम गिवन मास, W1 की वैल्यू है 50 ग्राम, W2 की वैल्यू है M1 M2 आप निकाल लोगे। H2O के लिए आपका, जल के लिए आपको पता है कि 18 ग्राम पर मोल आ जाता है। NH2CO NH2 से आप यूरिया के लिए भी निकाल सकते हैं, जो 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे, जहां पर पहले आप बता देंगे दिया है या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है यहाँ पर। एक तो वाष्प दाब बताया गया है, T0 की वैल्यू 23.8 mmHg, ठीक है। W2 आपका क्या है 50 ग्राम, ओके। W1 है आपका 850 ग्राम, ओके। M1 है आपका, M1 यानी H2O का जो मोलर आपका मोलर मास आएगा 18 ग्राम पर मोल, और M2 है आपका जो कि क्या है यूरिया का मोलर मास, ओके 60 ग्राम पर मोल। तो इतनी वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। सबसे पहले इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन करना है, ठीक है ना। आपेक्षिक, एक तो अवनमन जो हो रहा है उसमें वाष्प दाब में, और दूसरा वाष्प दाब निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है आपको। तो राउल्ट के नियम से, इसको P1 नॉट मान लो, ठीक है। राउल्ट के नियम से क्या था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, कौन सी इक्वेशन थी आपकी लास्ट जो इक्वेशन हमने करी थी, लास्ट सेशन में जो 7th इक्वेशन होगी आपकी, ठीक है। तो N2 की जगह क्या आ जाएगा W2 बाई M2, N1 की जगह क्या आ जाएगा W1 अपॉन M1 प्लस N2 की जगह फिर से W2 बाई M2, क्लियर। चलिए इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लीजिए। क्या क्या दिया गया है आपके पास,
W2 है आपके पास 50 ग्राम, 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 60 अपॉन, आप अलग से भी नंबर इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, H2O के लिए 850 अपॉन 18 प्लस अगेन 50 अपॉन 60, ठीक है। 60 से 50 को डिवाइड करेंगे 0.83 आ जाएगा। ओके, अपॉन 850 को करेंगे 18 से डिवाइड 47.22 प्लस अगेन 0.83। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.017। ये आ गया। ये क्या है? ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है आपका, ठीक है। क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो कि क्या है? रिलेटिव लोअरिंग, ओके, इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 0.017 वैल्यू। ये जो वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? ये P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू 0.017। ओके, ये वैल्यू आपने निकाली है। अब हमको यहाँ पर निकालना क्या है? शुद्ध जल के वाष्प दाब एवं जल का वाष्प दाब क्या है वहां पर, उसकी बात करते हैं। P नॉट की वैल्यू आपके पास थी पहले P1 नॉट की, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू थी। अब इसको आप इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है ना। पूरा जो ये वाली इक्वेशन है यहां से P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू 0.017। यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? P1 की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलिए इसको आगे कर लेंगे कैलकुलेट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका बुक का न्यूमेरिकल है 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg व 415 mmHg है। इसमें आपको करना क्या है? दिया गया है आपको 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम आपको डाइक्लोरोमेथेन दी गई है। दोनों को मिलाकर बनाए गए विलयन के लिए वाष्प दाब की गणना करनी है, सेम उसी टेम्परेचर पर, और उसके बाद आपको वाष्पीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना करनी है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन। प्रश्न क्या है? 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म दैट इज योर CHCl3 एवं डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः का मतलब जो पहले आएगा वो CHCl3 का है। ओके, 200 mmHg व 415 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, ठीक है। फर्स्ट, दो भागों में इस प्रश्न को विभाजित किया गया है। 25.5 ग्राम CHCl3 व 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की
298 केल्विन पर गणना कीजिए। विलयन का वाष्प दाब निकालना है आपको। सेकंड क्या है? वाष्पीय प्रावस्था में प्रत्येक अवयव यानी ईच कंपोनेंट्स, ओके। मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन जो आप जिसे आप कहते हो वो कैलकुलेट करना है। मोल अंश की गणना कीजिए। ओके, तो इस प्रकार से दो पार्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। पहले में आपको विलयन के वाष्प दाब की गणना करनी है और दूसरे में आपको क्या करना है, जो हमने YI वाला आपका फॉर्मूला लगाया, Y1 Y2 जहां हमने मोल फ्रैक्शन माना था, वाष्प अवस्था में उन्होंने बोला है कि मोल प्रभाज निकालने हैं दोनों अवयवों के जो आपके वाष्पशील हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पहला वाला जो पार्ट है उसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, जो आपने पहले दो वाष्पशील द्रवों के लिए निकाला था। P1, P टोटल निकालना है आपको। टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। इसमें आप वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। पहले आपको x1 x2 की वैल्यू निकालनी होगी, ओके। x2 जहां पर क्या था आपका विलेय का मोल प्रभाज था, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप मोलर मासेस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। मोलर मासेस आपके क्या क्या आएंगे, CH2Cl2 का मोलर मास हो जाएगा आपका, देखो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस Cl2 का 35.5 प्लस 35.5 इंटू 2, टोटल आपका आ जाएगा 85 ग्राम पर मोल, ओके। ये क्या है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, CH2Cl2 का। और CHCl3 का मोलर द्रव्यमान वो हो जाएगा आपका कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस Cl का अगेन 35.5 इंटू 3 इज इक्वल टू, टोटल आपका आ जाएगा 109.5 ग्राम पर मोल, ओके। ये आपका मोलर द्रव्यमान आ गया। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। CH2Cl2 के मोल बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास उसका क्या था 40 ग्राम अपॉन 85 मोलर मास, कैलकुलेट कर लेंगे 0.47 मोल आ जाएगा, ओके। देन CHCl3 के मोल, इसके क्या होंगे, गिवन मास है आपका 25.5 अपॉन 119.5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे 0.213 मोल। तो दोनों के मोलों की संख्या आपको पता चल गई है, तो आप मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। कुल मोल क्या हो जाएंगे विलयन में, अब क्योंकि ये दोनों से ही मिलकर बना हुआ है, कुल मोल 0.47 प्लस 0.213 इज इक्वल टू 0.683 मोल, ठीक है। तो विलयन के कुल मोल आ गए आपके। यहां से आप, क्योंकि मोलों की संख्या पता चल गई है, तो x1 x2 मान लेंगे। x1 x2 में आपका x1 आ जाएगा CHCl3 के लिए और x2 आ जाएगा आपका CH2Cl2 के लिए, ओके। चलिए, इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यहाँ पर किए। इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस और ऐसे ही जो भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक्स में होंगे उनके प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं एग्जाम्स में, तो उनकी प्रिपरेशन कर लेंगे आप लोग अच्छे से, ओके। ये जो लास्ट हमने न्यूमेरिकल किया इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे और फिर आने वाले सेशन में मैं आपको इसको आगे बता दूंगी, ओके। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।